दोस्तों, जब कभी भी इजराइल और फ़िलिस्तीन के पिछले 75 साल के इतिहास पर नज़र डाली जाती है तो हमेशा फ़िलिस्तीन की एक लड़की को ज़रूर याद किया जाता है। एक ऐसी ताकतवर, होशियार और बहादुर लड़की कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 70-75 साल में इजराइल अगर पर्सनली किसी एक इंसान से सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। सादा, सिंपल और भोली सी दिखने वाली इस लड़की ने अपने कारनामों से न सिर्फ इजराइल को बहुत बार परेशान किया बल्कि कई बार तो पूरी तरीके से झुकने पर मजबूर भी किया। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात तो ये थी कि इजराइल ने इस लड़की को पकड़ने के लिए एक लंबा ऑपरेशन चलाया, एक लंबी मुहिम चलाई, मगर फिर भी जब भी इजराइल इसको पकड़ने की कोशिश करता तो वो हमेशा नाकामयाब हो जाता था। वो वजह यही थी कि क्योंकि ये लड़की बहुत जल्दी अपना चेहरा ही बदल लिया करती थी। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये लड़की सर्जरी या इस तरह की दूसरी चीज़ों के मदद से अपना फेस ही बदल डालती थी। यही वजह है कि इस लड़की के ऊपर हमारे इस दुनिया में न सिर्फ किताब लिखी गई बल्कि साथ ही साथ मूवीज़ और ड्रामे भी बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, इसके कारनामे क्या है और इसने किस तरह से इजराइल जैसी एक बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर किया था और आखिर क्या वजह है कि आज भी इस लड़की को इतिहास में इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी है उसी फ़िलिस्तीनी लड़की की कि जिसको इतिहास में लैला खालिद के नाम से याद किया जाता है। लैला खालिद का जन्म सन 1944 में फ़िलिस्तीन के शहर हैफा में हुआ था, मगर अभी उम्र सिर्फ 4 साल ही थी कि फ़िलिस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया और इस तरह से इजराइल वजूद में आया था। जाहिर है, इजराइल के बनते ही अरबों की इजराइल के साथ जंग वगैरह शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ वक्त के अंदर ही फ़िलिस्तीन में रहने वाले लाखों मुसलमानों को अपना घर बार छोड़कर दूसरे अरब देशों में पनाह लेनी पड़ी थी। उस दौर में दूसरे अरब देशों में जाकर पनाह लेने वाले लोगों में लैला खालिद की फैमिली भी शामिल थी। दोस्तों, लैला खालिद का बचपन जॉर्डन के इलाके में बड़ी ही गरीबी की हालत में गुजरा था। लैला खालिद ने बचपन से ही अपने ही तरह ऐसे लाखों फ़िलिस्तीनियों लोगों को देखा था कि जिनके इजराइल की वजह से न सिर्फ अपने प्यारों को हमेशा के लिए खोना पड़ा था बल्कि अपना घर बार वगैरह भी छोड़ना पड़ा था। यही वजह थी कि ऐसे माहौल में परवरिश की वजह से बचपन से ही लैला खालिद के दिल में इजराइल के खिलाफ आग भड़क रही थी। बदले की ये आग वो सोच रही थी कि बड़े होकर चाहे वो कुछ हो जाए मुझको बदला ज़रूर लेना है। हर उस इंसान को मज़ा चखाना है कि जिसकी वजह से हम लोगों का ये हाल हुआ है। इन्हीं तमाम चीज़ों का नतीजा ही था कि सिर्फ़ और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही लैला खालिद ने अरब नेशनलिस्ट नाम का वो मूवमेंट भी ज्वाइन कर लिया था कि जिसका मकसद फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना था। जैसा कि दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लैला खालिद के शुरुआती दिन गरीबी में गुजरी थी, इसीलिए लैला खालिद ने कुवैत में भी एक लंबा वक्त गुजारा। कुवैत में लैला खालिद की ज़िंदगी एक टीचर की हैसियत से गुजरी थी, यानी वहाँ पर लैला खालिद बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया करती थी। मगर जाहिर है दोस्तों, लैला खालिद एक आम टीचर की ज़िंदगी ज़्यादा लंबे वक्त तक ना गुजार सकी, क्योंकि उनका दिल तो शुरू से ही उसी मकसद की तरफ से लगा हुआ था कि जिसका ख्वाब उन्होंने बचपन से देखा था, और वो मकसद कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़िलिस्तीन की आज़ादी था। इसीलिए अब उन्होंने अपनी टीचर की ज़िंदगी छोड़कर फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइन किया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ही फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराना था। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम PELP के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दिनों में तो इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों ने लैला खालिद को एक आम सी लड़की समझा और उसी तरह से लैला खालिद को ट्रीट किया गया। मगर वक्त के साथ बहुत जल्द ही लैला खालिद ने ये साबित कर दिया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद बाकी तमाम लोगों से पूरी तरह से अलग है। शुरुआती दिनों में ही लैला खालिद ने इजराइल के ख़िलाफ़ एक के बाद एक लगातार कई मिशंस को पूरी कामयाबी के साथ अंजाम दिया। नतीजा ये हुआ कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो लैला खालिद का कद बहुत ज़्यादा बढ़ा ही, मगर साथ ही साथ अब लैला खालिद इजराइल के जो मिलिट्री थी न सिर्फ उनकी नज़रों में आ गई बल्कि वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो भी पूरी तरीके से लैला खालिद के ऊपर नज़र रखने लगी। मगर दोस्तों, फिर दौर आया 1969 का, और यही वो साल था कि जब लैला खालिद ने इजराइल के ख़िलाफ़ अपनी ज़िंदगी का न सिर्फ सबसे बड़ा मिशन अंजाम दिया बल्कि ये कह सकते हैं कि एक ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से न सिर्फ इजराइल ही बल्कि पूरी दुनिया ही दहल गई थी। और वो लैला खालिद कि जिसको एक दिन पहले तक कोई भी नहीं जाना करता था, अब उसको पूरी दुनिया जानने लगी थी।
दरअसल बात है अगस्त सन 1969 की कि जब PELP नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन को ये खबर मिली कि रोम से तल अवीव की तरफ आने वाली एक फ्लाइट के अंदर इजराइल के एम्बेसडर भी मौजूद होंगे। PELP नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ़ौरन ये प्लान बनाया गया कि हम इस प्लेन को हाईजैक करेंगे ताकि बदले में इजराइल के गवर्नमेंट से अपनी बहुत सारी मांगों को मनवा सके। ये बड़ा और ख़तरनाक काम के जिसका पूरा होना पहले से ही लगभग नामुमकिन सा महसूस हो रहा था, इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी इस ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से लैला खालिद और उसके टीम को दी गई। लैला खालिद ने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के इस भरोसे को कायम रखा और वो बड़ी चालाकी से अपने पूरी टीम के साथ इटली से उड़ान भरने वाली इस प्लेन में पहले ही सवार हो गई। जैसे ही ये प्लेन ज़मीन से हवा में पहुंचा, वैसे ही फ़ौरन लैला खालिद ने प्लेन उड़ाने वाले पायलट्स के ऊपर बंदूक तान दी और फ़ौरन ऑर्डर दिया गया कि इस प्लेन को तलीब के बजाय सीरिया के राजधानी दमिश्क की तरफ ले जाया जाए। साथ ही साथ ये भी वार्निंग दी गई कि जब इसको सीरिया की राजधानी दमिश्क की तरफ ले जाया जाएगा तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि इस प्लेन को इजराइल के ऊपर से ही गुजारा जाए ताकि लैला खालिद उस जगह को देख सके जहां पर उसकी पैदाइश हुई थी। ऑर्डर के मुताबिक इस प्लेन को इजराइल के ऊपर से गुजारते हुए सीरिया के राजधानी दमिश्क पहुंचाया गया। ये प्लेन जैसे ही वह यहाँ पर लैंड हुआ, वैसे ही हाईजैकर के तरफ से तमाम लोगों को ये ऑर्डर दिया गया कि फ़ौरन प्लेन से बाहर निकले। जैसे ही सारे लोग बाहर आ गए तो लैला खालिद के टीम ने इस प्लेन के अगले हिस्सों को पूरे तरीके से उड़ा डाला। उसके बाद क्योंकि सीरिया की पुलिस भी एक्टिव हो चुकी थी, उसने इन सारे हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो इजराइल के भी ज़्यादातर मुसाफिरों को ऐसे ही जाना दिया गया था, मगर उस दौर में सीरिया के गवर्नमेंट ने कुछ इजरायली मुसाफिरों को कैदी बना लिया था, इस शर्त के साथ कि पहले इजराइल के तरफ से जो उन 71 सीरियन कैदियों को छोड़ा जाए कि जो बहुत पहले से इजराइल के कैद में मौजूद थे। फिलहाल इजराइल को इन सारे कैदियों को आज़ाद करना पड़ा था, जिसके बाद ही सीरिया के तरफ से बाकी मुसाफिरों को आज़ाद किया गया था और फिर कुछ वक्त के बाद ही लैला खालिद और उसके टीम को भी बगैर किसी कार्रवाई के सीरिया के तरफ से आज़ाद कर दिया गया था। इस हाईजैकिंग के बाद जहां एक तरफ इजराइल के इंटेलिजेंट और इजराइल का पूरा सिस्टम अपने फेलियर की वजह से हिला हुआ था और परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ लैला खालिद कुछ घंटों के अंदर ही पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। फ़लस्तीनियन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग और फ़िलिस्तीनी लोग लैला खालिद को अपना सबसे बड़ा हीरो मान रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मैटर के फ़ौरन बाद लैला खालिद की एक फ़ोटो भी वायरल हुई थी कि जिसमें देखा जा सकता था कि लैला खालिद के हाथ में AK-47 भी मौजूद है। ये फ़ोटो दरअसल एक पोस्टर गर्ल के तरफ से वायरल की गई थी कि जो इस दौर में दुनिया के हर अखबार में जीनत बनी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, गौर करने वाली बात तो ये थी कि ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब एक गर्ल मतलब कि एक फ़ीमेल की तरफ से किसी प्लेन को हाईजैक किया गया था। मतलब लैला खालिद इतिहास की पहली फीमेल हाईजैकर थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 1969 ही नहीं बल्कि 1970 में एक बार फिर से लैला खालिद की तरफ से एक प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी, मगर इस बार लैला खालिद का ये प्लान नाकामयाब हो गया था। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन की तरफ से लैला खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर कुछ वक्त के बाद ही लैला खालिद के ऑर्गेनाइजेशन के और दूसरे प्लेन को हाईजैक करके लैला खालिद को ब्रिटेन से आज़ाद करा लिया गया था। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि लैला खालिद ने जब दोबारा से प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया था और पूरी प्लानिंग की थी, तो इस बीच लैला खालिद ने अपने फेस पर सर्जरी वगैरह करवाई थी ताकि अपने फेस को पूरी तरह से बदला जा सके और लैला खालिद को दोबारा कोई पहचान ना सके। और यकीनी तौर पर लैला खालिद को अपने इस मकसद में कामयाबी भी मिली थी, क्योंकि जाहिर है दूसरी बार में हाईजैकिंग भले ही फैल रही हो, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि लैला खालिद को एयरपोर्ट पर या फिर दूसरी कहीं भी जगह पर कोई भी नहीं पहचान सका था। लैला खालिद फ़िलिस्तीनी लोगों में तो बेइंतहा मशहूर है ही, मगर यूरोप में भी उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ऊपर है। यही वजह है कि यूरोप की कई कंपनीज़ ने इनके ऊपर कई म्यूजिक वगैरह बनाए थे। इतना ही नहीं, उस दौर में इनके बायोग्राफी को भी काफ़ी शौक़ से पढ़ा गया था। सन 2005 में तो लैला खालिद के ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई थी जिसका टाइटल है लैला खालिद हाईजैकर। लैला खालिद की उम्र इस वक्त 79 मतलब कि 79 साल हो चुकी है और वो अपने फैमिली के साथ ओमान देश में ज़िंदगी गुजार रही है। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो
को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।